आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगला जो चैप्टर है सप्लाई, वो इसी चैप्टर पे डिपेंड है। अगर आपने डिमांड अच्छे से पढ़ लिया तो सप्लाई आपका बहुत जल्दी और बहुत इजीली फटाफट से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम कर रहे हैं डिमांड का मीनिंग ऑफ डिमांड। तो ये डिमांड का मीनिंग है, डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। यानी कि डिमांड करना मतलब एक क्वांटिटी की डिमांड करना। किस क्वांटिटी की? कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी की। विच ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, खरीदने लायक है, उसके पास पैसे हैं, मतलब एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो डिमांड की डेफिनेशन में देखो कुछ खास बातें हैं। क्या क्या? डिमांड तब होती है जब एक पर्टिकुलर गुड होता है, तब होती है जब एक पर्टिकुलर उसकी क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। देखो डिमांड की डेफिनेशन में ये सब कुछ होना जरूरी है, तभी वो डिमांड कहलाएगी। वरना अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं, वो जस्ट एक डिजायर बनकर रह जाएगी। डिजायर क्या है और डिमांड क्या है? डिजायर मीन्स एक इच्छा। मेरे पास उस चीज को खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मुझे ये चाहिए, वो है डिजायर। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे ना एक एरोप्लेन खरीदना है, तो ये डिजायर है, ये डिमांड नहीं है। डिमांड कब है? हाँ, अगर एरोप्लेन खरीदने लायक मेरे पास पैसे हैं और तब मैं सोचता हूँ कि मैं एक एरोप्लेन खरीद लेता हूँ, है तो ये डिमांड है। तो डिमांड और डिजायर में यही फर्क है कि एक पर्टिकुलर गुड होना चाहिए। डिमांड तब कहलाएगी जब एक पर्टिकुलर गुड होगा। अगर मैं कहता हूं ना कि मुझे कुछ खरीदना है तो ये डिमांड नहीं है, वो कुछ क्या, एक गुड होना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ना मान लिया एक पेन खरीदना, ठीक है, ये डिमांड है, एक पेन खरीदना है, मैंने इसमें क्वांटिटी भी डिफाइन कर दी। मुझे 10 रुपए वाला पेन खरीदना है, प्राइस भी है, और मुझे अभी खरीदना है या कल खरीदना है, टाइम भी है, और कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय का मतलब हैविंग रिसोर्सेज, उसके पास पैसे भी है उसको खरीदने के लिए, तभी विलिंग टू बाय होगा ना। तो वो डिमांड। अगर मैं कहता हूं ना मुझे एक 10 रुपए वाला पेन कल खरीदना है, तो ये डिमांड है, क्योंकि इसमें देखो गुड भी आ गई, इसमें क्वांटिटी भी है, इसमें प्राइस भी है, टाइम भी है, और मेरे पास पैसे भी है। ठीक है। अगर इसमें से एक भी चीज, एक भी फैक्टर मिसिंग है ना, फिर वो डिमांड नहीं है, वो डिजायर है। ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए देखो, इसकी डेफिनेशन भी है, ये सब चीजें इसकी डेफिनेशन में मिलेगी। डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी यानी कि एक गुड आ गया, ठीक है, विच ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय। एबल एंड विलिंग टू बाय यानी कि विलिंग टू बाय, उसके पैसे भी हैं, एबल खरीदने लायक है, पैसे भी हैं। पर्टिकुलर प्राइस, ये देखो पर्टिकुलर प्राइस भी आ गया। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये देखो टाइम भी आ गया। तो डिमांड की डेफिनेशन में ये सारी चीजें होना जरूरी है, तभी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट बनेगी और तभी एक्चुअली डिमांड का मीनिंग कंप्लीट होगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या फर्क है? देखो मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, शेड्यूल में से क्या होता है शेड्यूल? एक टेबल, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इधर लिखा मैंने प्राइस 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर लिख रहा हूं मैं क्वांटिटी। किसकी? कोई ए, एक कंज्यूमर है, मिस्टर ए नाम है उसका। जब 2 रुपए रेट होता है तो वो 10 चीजों की डिमांड करता है। रेट बढ़ जाता है, वो कहता है नहीं मुझे 9 चाहिए, और रेट बढ़ गया, कह रहा नहीं मुझे तो और कम चाहिए, रेट बढ़ गया और कम, रेट बढ़ गया और कम। तो मिस्टर ए है। तो ये जो एक शेड्यूल बनाया मैंने, शेड्यूल है ना डिमांड शेड्यूल, ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि किसी इंडिविजुअल, एक पर्सन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अलग अलग प्राइजेस पर वो पर्सन कैसे डिमांड करता है, कैसे बिहेव करता है ना। तो ये डिमांड शेड्यूल ये बता रहा है। क्या बता रहा है? डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल वो शेड्यूल है विच शोज, क्या शो कर रहा है? विच शोज
different quantity demanded at different price level, है ना, by an individual consumer. तो डिमांड शेड्यूल इज अ शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल है विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल बाय ए सिंगल कंज्यूमर, बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. ठीक है, एक ऐसा शेड्यूल जो अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग डिमांड की हुई क्वांटिटी बता रहा है ना. 2 रुपए पे 10 चीजें चाहिए, 3 रुपए हो गया तो आप कह रहे हैं 9 चीजें लूंगा मैं, क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी डाउन करेगी. तो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है. अच्छा, अगर मैं कहूं एक मिस्टर बी है, वो भी क्वांटिटी कैसे मांगता है. मिस्टर बी थोड़ा सा ए से ज्यादा रिच है. जब तो क्वांटिटी का रेट, जब सॉरी उस कमोडिटी का रेट 2 रुपए था, ए तो कहता है मैं 10 चीजें लेता हूं, बी कहता है नहीं मैं तो 100 लेता हूं, क्योंकि बी उससे ज्यादा रिच है. 3 रुपए पर चाहे जितना मर्जी रिच है, रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी तो कम करेगा ही. 4 पे वो कहता है मैं 80 लूंगा, 5 पे 70 और 6 पे वो कहता है मैं 60 चीजें लेता हूं. तो ये बी का डिमांड शेड्यूल हो गया है. ये भी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये भी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये भी एक इंडिविजुअल की इतने प्राइस पर बी का कैसा बिहेवियर है, ये भी एक डिमांड शेड्यूल है. ऐसी एक मान लिया सी है, वो और रिच है, वो 1000 चीजें लेता है 2 रुपए पे, रेट घट गया और कम और कम और कम और कम. तो ये भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि ये भी किसी एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को बता रहा है. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया. अब मान लिया मार्केट में उस चीज को खरीदने वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं, ए बी सी. ठीक है, और उस रेट ये है उस चीज का रेट, और लेने वाले सिर्फ 3 लोग हैं. तो अब देखो मार्केट में 2 रुपए पर उस चीज की कितनी डिमांड होगी. मैं किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट में 2 रुपए पर उसको लेने वाले कितनी डिमांड होगी उसकी डिमांड होगी इतनी. 3 रुपए पर उसकी डिमांड कितनी होगी, इतनी. 4 रुपए पर इतनी. तो ये जो डिमांड शेड्यूल है, इस प्राइस पर ये जो डिमांड की जा रही है, ये कौन सा है, इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल. ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल. और ये जो तीनों थे, ये कौन सा था, इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था. तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन है, बिल्कुल वैसी मार्केट डिमांड शेड्यूल की आ जाएगी. देखो क्या फर्क है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस बाय अ सिंगल कंज्यूमर. चाहिए. अब देखो, दैट शेड्यूल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल बाय all the consumers, by all the consumers. तो ये बन गया मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन. ठीक है, ये भी ना मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन कि अलग अलग प्राइस पर पूरी मार्केट में बाय ऑल द कंज्यूमर्स कितनी चीजें मांगी जा रही है. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर मैं आपको साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूं. एक वर्ड मैंने आपको बताया था, डिमांड है, और एक वर्ड और भी है, क्वांटिटी डिमांडेड. इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस देखो. डिमांड का मतलब होता है अलग अलग प्राइसेस पर एक कंज्यूमर की डिमांड, उसे तो कहते हैं हम डिमांड. अगर एक पर्टिकुलर प्राइस की बात हो कि 3 रुपए पर वो कितनी चीजें मांगता है, जी 9 चीजें मांगता है ए, या 3 रुपए पर बी कितनी चीजें मांगता है, 90 चीजें मांगता है. तो जब एक पर्टिकुलर प्राइस पर उसकी जो डिमांड होती है उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. तो समझ में आ गया डिफरेंस डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में. यानी कि एक पूरा शेड्यूल, ये एक तरह का किसी कंज्यूमर का माइंडसेट है कि भाई 2 रुपए है तो वो 10 लेगा, 3 है तो वो 9 लेगा, 4 रुपए तो थोड़ा सा और कम कर देगा. ये उसका माइंडसेट है ना. तो ये तो उसकी डिमांड है. लेकिन जब एक पर्टिकुलर, अब ये तो है नहीं कि एक ही बार में उस चीज का रेट 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा. अलग अलग टाइम पे रेट होगा ना. कभी 2 हो गया, फिर बढ़कर 3 हो गया, फिर बढ़कर 4 हो गया. अलग अलग टाइम पे होगा ये. तो अलग अलग टाइम पे जो एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, उस प्राइस पर वो कितनी डिमांड करता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड है. यानी कि डिमांड क्या है, बिहेवियर. वो कैसे बिहेव करता है अलग अलग प्राइस पर एट डिफरेंट
प्राइस लेवल्स। तो डिमांड का मतलब हो गया उसका बिहेवियर अलग अलग प्राइस पर, यानी कि ये उसका बिहेवियर है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब जितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर। शेड्यूल की तरह ही डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। तो अभी हमने ये शेड्यूल पढ़ा था ना, तो इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको डिमांड कर्व दोनों बता रहा हूं। ये तो आपने पढ़ ही चुके हो कि ये प्राइस के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था कि कोई मिस्टर ए है, इतने प्राइस जैसे से बढ़ता है उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है ना। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये, और ये इंडिविजुअल और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अब मैं आपको कर्व बता रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, अगर इसी को मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं, यहां पर ये पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, इस तरफ ले रहा हूं मैं प्राइस और इधर ले रहा हूं मैं क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 0 से 1 2 3 4 5 6, और क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी 10 तक ही है, तो 2 4 6 8 10। अब देखो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। प्राइस 2 है, क्वांटिटी 10, ये आ गया। प्राइस 3, क्वांटिटी 9, लगभग इधर से 3 इधर से 9। उसके बाद 4 प्राइस और क्वांटिटी 8, यहां पर आ गया लगभग। 5 और 7, प्राइस 5, क्वांटिटी 7 यहां होगी, 5 और 6 और 6। तो देखो ये एक कर्व बन रहा है ना, इसे हम कहेंगे डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व किसका है, आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया ना, तो एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, किसका, ए का। ऐसे ही अगर मैं इन्हीं प्राइस और इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐसे एक और कर्व बनाऊं, बी का भी ऐसे ही बनेगा, सी का भी ऐसे ही बनेगा। तो कोई भी डिमांड कर्व होगा वो हमेशा इसी शेप का बनेगा, ठीक है। ये उसके पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट्स बने हुए जैसे, है ना। तो ये जो पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं क्या बता रहे हैं कि कितने प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड करता है। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो डिमांड कर्व है वो किसका डिमांड कर्व है, ए का डिमांड कर्व है, ठीक है। एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, उसका नाम हमने रख दिया डीडी। ऐसी अगर मैं इधर प्राइस वही 2 से 6 तक के लूं और क्वांटिटी यहां पर मैं 20 40 60, ऐसे मैं बी का भी एक बना सकता हूं, वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा। फिर ऐसे मैं अगर ये पॉइंट्स प्लॉट करूं तो कोई सी का भी बन जाएगा। ऐसी अगर मैं मार्केट का प्लॉट करूंगा तो वो भी कुछ ऐसा बन जाएगा बड़ा सा, है ना। तो डिमांड कर्व ये वाला हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ऐसी ए का, बी का, सी का, और ऐसी मार्केट का डिमांड कर्व आएगा। समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व की। जो आपने डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन की थी वही डिमांड कर्व की डेफिनेशन है। डिमांड शेड्यूल की क्या डेफिनेशन थी कि डिमांड शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, है ना। तो यहां हो जाएगा डिमांड कर्व इज दैट कर्व विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। सब कुछ सेम है, बस शेड्यूल वर्ड जहां आपकी डेफिनेशन में आया था, शेड्यूल वर्ड हटा दो, कर्व वर्ड रख दो, सेम टू सेम वही इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन बन जाएगी जो आपने शेड्यूल में डेफिनेशन बनाई थी, ठीक है। बस ये एक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, ये एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है चीज वही, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि जो इंडिविजुअल डिमांड है, किसी भी यानी कि पर्सन की डिमांड है, उसको क्या, अच्छा वो डिमांड हमेशा एक जैसी रहेगी। अगर हम डिमांड करते हैं खाने पीने की चीजों की या कपड़ों की, क्या हमारी डिमांड हमेशा एक जैसी रहती है, यानी कि जितनी आज मैं डिमांड कर रहा हूं क्या अगले महीने भी मेरी उतनी डिमांड होगी, या उससे अगले महीने भी मेरी उतनी डिमांड होगी,
नहीं ना, क्योंकि डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो डिमांड है कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। डिमांड कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, कम ज्यादा होती रहती है। किस वजह से कम ज्यादा होती रहती है, उन्हें हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग। तो अब मैं वो फैक्टर्स बता रहा हूं आपको। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। किसी भी चीज का प्राइस जो होता है ना, वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। वो कैसे? अगर किसी चीज का प्राइस, और देखो डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है, डिमांड मतलब क्वांटिटी, एक ही बात है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। और अगर उस चीज का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो हमारी जो चीज है, जो भी हम डिमांड करते हैं, उसको किसने अफेक्ट किया, किसकी वजह से वो डिमांड अप डाउन हो रही है, प्राइस की वजह से। ठीक है, तो प्राइस की वजह से डिमांड जो है अफेक्ट होती है। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या हो गया, प्राइस। दूसरा डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम होती है ना, वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके सोच लो, अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, चीजों की डिमांड कम करेंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब इनकम भी जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, या एक ऐसा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कैसे कि इनकम और इधर डिमांड, अगर इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम घटती है तो हमारी डिमांड भी घट जाती है ना। देखो प्राइस का डिमांड के साथ कैसा लिंक है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन कैसे? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, नेगेटिव है ना, उल्टा चल रहा है ना, ये ऊपर ये नीचे। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, तो ये नेगेटिव रिलेशन है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इनकम का इसके साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे? पॉजिटिव रिलेशन कैसे? इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं ना, तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी हमने क्या पढ़ा कि इनकम जो है डिमांड को इफेक्ट करती है, ये हमने ऐसे पढ़ भी लिया। ये हमने जो पढ़ा है ना, ये थी नॉर्मल गुड्स के बारे में। अब कुछ गुड्स इंफीरियर गुड्स भी होती हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब घटिया चीजें। उसके अंदर देखो क्या होता है, अगर हमारी इनकम और डिमांड, देखो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो जो इंफीरियर गुड्स है ना, घटिया चीजें, उनकी हम डिमांड कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया चीजें छोड़कर नॉर्मल चीजें लेने लग जाते हैं, है ना। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम घटिया चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये इंफीरियर गुड्स के साथ इसका लिंक है। मान ली एक पुअर पर्सन है, उसके पास बहुत लिमिटेड से पैसे हैं, नहीं है पैसे, बड़ा मुश्किल से उसका गुजारा होता है, तो वो क्या करता है कि सब्जी ना बिल्कुल वो वाली लेता है जो बिल्कुल सड़ी गली सब्जी होती है, क्योंकि वो उसको सस्ती मिलती है, यानी कि इंफीरियर चीजें लेता है ताकि मतलब वो अपना गुजारा कर सके। अब अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा? क्या वो घटिया चीजें पहले 1 किलो लेता था, अब वो 4 किलो घटिया लेगा? नहीं। अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो उस घटिया चीजों की डिमांड कम कर देगा, है ना। और इसी तो इसलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम है कंज्यूमर की, वो डिमांड को अफेक्ट करती है, इस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर दो रेफरेंस में आपको समझाना है, नॉर्मल गुड्स के रेफरेंस में और इंफीरियर गुड्स के रेफरेंस में। यहां पर अभी मैंने बताया था पॉजिटिव रिलेशन है ना, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इनकम कम, डिमांड कम। यहां पे देखो नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन कैसे? इनकम अगर बढ़ती है तो घटिया चीजों की डिमांड कम हो जाती है, इनकम अगर कम होती है तो घटिया चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके अंदर आप कह सकते हो फैशन, या इसके अंदर आप कह सकते हो हैबिट वगैरह एक्सेट्रा। तो ये इससे भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। अगर किसी चीज का फैशन आ जाता है ना,
तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर एक चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। एक पर्सन के लिए अगर उसकी हैबिट है किसी चीज की, मतलब मान लिया एक पर्सन को रोज खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन एक पर्सन जिसके ऐसी कोई हैबिट नहीं है तो उसके लिए उसकी डिमांड नहीं होगी। एक स्मोकर है, उसके लिए सिगरेट की डिमांड हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि उसको हैबिट है, और जो स्मोकर नहीं है उसके लिए सिगरेट की डिमांड नहीं होगी। तो यानी कि ये जो फैशन है, हैबिट है, ये भी हमारी जो डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इससे भी हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। देखो कैसे। तो इस पॉइंट को समझाने से पहले कि ये किस तरह से ये पॉइंट हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे टी नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉफी से काम चल जाता है। जैसे कि बॉल पेन है, जेल पेन है ना, ये सब्स्टिट्यूट है कि एक नहीं है तो दूसरे से काम चल जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, सीएनजी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उससे नहीं तो उससे काम चल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं पाते, मतलब किसी एक यूज को करने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। जैसे कार और फ्यूल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। एक अगर कार है और बिना फ्यूल के तो कार बेकार है, और फ्यूल है तो कार नहीं है, तो फिर खाली फ्यूल का क्या करोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए? जो दोनों के दोनों जरूरी है एक यूज करने के लिए, किसी चीज को यूज करने के लिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे काम आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। अब देखो इनका प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन देखो। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। वो क्यों? अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग टी को छोड़कर कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से पर्पस सेम ही सॉल्व हो रहा है। तो टी का प्राइस बढ़ने से लोग टी को छोड़कर कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, कार और फ्यूल में देखो ऐसा कैसा रिलेशन है। अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो फ्यूल की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। फ्यूल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों? अगर कार मान लिया कोई भी कार 1 करोड़ से कम नहीं आती है, कार का प्राइस बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जो कार अभी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में आ जाती है तो खरीदते हैं, तो इसलिए फ्यूल भी डलवाते हैं, तो उसकी फ्यूल की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन अगर कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कार 1 करोड़ से कम नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कार प्राइस बढ़ने से कार की बिक्री कम हो जाएगी, कार की बिक्री कम होने से फिर फ्यूल कौन लेगा? जब कार की बिक्री कम होगी तो ऑब्वियसली फ्यूल की डिमांड भी कम ही हो जाएगी, है ना। तो इसलिए देखो इसमें कार का अगर प्राइस बढ़ गया तो फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको कैसा रिलेशन नजर आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो कैसा रिलेशन है, कार और फ्यूल में अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। अब ये तो हो गया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, और उनका प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है। अब मेन क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा था कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये समझ में आ गया कि प्राइस किस तरह से हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। इनकम से भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस से हमारी डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। मान लिया मैं कॉफी की डिमांड करता हूं, तो कॉफी का खुद का प्राइस, कॉफी का प्राइस तो कॉफी की डिमांड को इफेक्ट करेगा, नो डाउट। यहां पर कॉफी का खुद का प्राइस कॉफी की डिमांड को इफेक्ट नहीं कर रहा, यहां पर किसी और चीज का प्राइस यानी कि टी का प्राइस कॉफी की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। दोनों पॉइंट्स में फर्क समझ में आया। एक तो कॉफी का खुद का प्राइस, वो हमने यहां पढ़ लिया कि जो प्राइस, जो कमोडिटी खुद है उसका खुद का प्राइस तो उसको इफेक्ट करता ही करता है। यहां पर इस पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी डिमांड को किसी और चीज का प्राइस इफेक्ट कर रहा है। वो कोई और चीज सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, देखा ना, रिलेटेड गुड्स,
वो रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है और वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम कॉफी की डिमांड करते हैं तो कॉफी का खुद का प्राइस तो कॉफी की डिमांड को इफेक्ट करते ही करता है, लेकिन इस पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉफी का खुद का प्राइस नहीं, टी का प्राइस कॉफी की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट पे ये फर्क है। फ्यूल का खुद का प्राइस तो उसकी डिमांड को इफेक्ट करता ही करता है। पेट्रोल महंगा हो गया हम कम ले लेते हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया तो ज्यादा डलवा लेते हैं, है ना? तो फ्यूल का खुद का प्राइस वो तुमने यहां पढ़ लिया कि खुद इटसेल्फ, कमोडिटी इटसेल्फ, कि फ्यूल का खुद का प्राइस तो उसकी डिमांड को इफेक्ट करेगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं, कार का प्राइस फ्यूल की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है इस पॉइंट में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। आगे एक बार फिर से मैं ओवरव्यू कर देता हूं कि खुद कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गई। इनकम, कंज्यूमर की इनकम भी उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल चीजों की डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हो गई तो नॉर्मल चीजों की डिमांड कम हो गई। और इंफीरियर में उल्टा हो जाता है, इंफीरियर गुड्स यानी कि घटिया चीजें, इसमें इनकम अगर बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होती है तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से इनकम द कंज्यूमर भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट वगैरह, इससे भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। अगर फैशन में कोई चीज है या हैबिट है तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन है या हैबिट वाली चीज नहीं है तो उसकी डिमांड कम रहेगी। तो इनसे भी हमारी डिमांड इफेक्ट हुई। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो जाती है।